अब सुबह हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले युनसियो को होश आया था, फिर सभी को एक एक करके होश आने लगता है। युनसियो भागकर खिड़की की तरफ जाने लगती है और मन में सोच रही होती है कि काश ये बस एक सपना हो। पर वो जब हायुल की लाश देखती है तब उसे एहसास होता है ये सब तो रियलिटी है। हायुल अब मर चुका था। तभी उनके फोन में नोटिफिकेशन आती है और अनाउंसमेंट होती है कि लास्ट वोट होने से पहले पुलिस अपने पावर का यूज कर ले। और फिर उन्हें बताया जाता है कि एक माफिया का मेंबर कम हो चुका है, जबकि हायुल तो सिटीजन था। इसका मतलब यहाँ पर किसी और की भी मौत हुई है जो माफिया ग्रुप में था। फिर वो राम नाम का एक लड़का सबसे कहता है कि ब्रॉडकास्ट रूम का इंचार्ज कौन है। उसके बाद वो लोग ब्रॉडकास्ट रूम जाने लगते हैं और कुछ लोग मिलकर सेकंड डेड बॉडी को ढूंढने में लग जाते हैं जो माफिया ग्रुप में था, जहाँ उन्हें वॉशरूम में दाबियों की चिल्लाने की आवाज आती है। और फिर जुनी वॉशरूम का डोर ओपन करता है तो उसे वहां पर जून की डेड बॉडी मिलती है और उसे माफिया के मेंबर ने मारा था। दूसरी तरफ वो राम अपने दोस्तों के साथ मिलकर ब्रॉडकास्टिंग रूम पहुंच जाता है, पर उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखता। वो ये देखकर हैरान थे कि जब यहाँ पर कोई है ही नहीं तो अनाउंसमेंट कर कौन रहा है। वापस से सीन उस डेड बॉडी के पास आता है जहाँ युनसियो जून की डेड बॉडी के पास जाकर उसका ब्लड चेक करती है और सबसे कहती है कि ये अभी अभी मरा है क्योंकि इसका खून अब भी गीला है। तभी डर के मारे वो बुली गैंग का लीडर यंगजंग जुनी से पूछता है कि तुम तो हमारे क्लास प्रेसिडेंट हो, तो अब तुम ही बताओ कि अब हम क्या करें। जिस पर जूनी उन सभी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा। वो सभी बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के बाहर एक सफेद रंग की बाउंड्री लाइन होती है। फिर उन सभी के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उन्हें वार्निंग दी जा रही थी कि वो इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस ना करें वरना उन्हें गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर जूनी सभी को रुकने को कहता है, पर एक बंदा लाइन क्रॉस कर चुका था। उसे बचाने के लिए एक और लड़का लाइन क्रॉस कर लेता है और जैसे ही वो दोनों ने लाइन क्रॉस किया उनकी भी आंखें हायुल की तरह सफेद हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे में अपना सर मारने लगते हैं और देखते ही देखते उन दोनों में से एक बंदे की मौत हो जाती है। जूनी और सारे बच्चे ये नजारा देखकर काफी डर रहे थे और दूसरा बंदा एक पत्थर लेकर अपने सर में मारकर खुद भी मर जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद उन बच्चों को ना चाहते हुए भी बिल्डिंग के अंदर वापस आना पड़ता है, जहाँ वो सभी घबराए हुए बैठे हुए थे और फ्रस्ट्रेटेड होकर कह रहे थे कि अब हम क्या करेंगे। युनसियो जिया को लेकर बिल्डिंग के रूफटॉप पर जाने लगती है। दूसरी तरफ हम यंगजंग को देखते हैं जिसको रिसेप्शन से कुछ कीज मिलती है और वो चुपके से उन कीज को अपने पास रख लेता है। वही दूसरी तरफ हम जिया और युनसियो को देखते हैं जो कि ऊपर नेटवर्क ढूंढने आए हुए थे, बट उन्हें वहां पर कोई सिग्नल नहीं मिलता। इतने में वहां पर जुनी भी आ जाता है और युनसियो बाउंड्री को देखकर जुनी से कहती है कि लाइन कितनी लंबी है और कहां तक जा रही है, हमें ये पता करना होगा। फिर वो लोग जल्दी से दूसरी साइड आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो बाउंड्री माउंटेन से होते हुए जा रही है। फिर वो ये बात नीचे आकर अपने सारे दोस्तों को बताते हैं, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ लोग माउंटेन से होते हुए विलेज जाएंगे और वहाँ के लोगों से हेल्प लेंगे। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ कौन कौन जाएगा, जिस पर अपना सबसे पहले जुनी आगे आता है और फिर युनसियो भी साथ जाने की बात करती है, पर जुनी उसे यहीं रुकने को कहता है, ये कहकर कि वहाँ पर खतरा हो सकता है। बट अपनी सोमी को तो ये अच्छा मौका मिलता है जुनी के साथ रहने का, इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। और देखते ही देखते और भी कुछ स्टूडेंट्स जुनी के साथ माउंटेन की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो लोग बिना टाइम वेस्ट किए माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। युनसियो उन्हें गुड बाय कहकर जैसे ही वापस जा रही होती है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। दूसरी तरफ हम बुली गैंग्स को देखते हैं जो कि उसी बिल्डिंग के फूड एरिया में आ जाते हैं उस रिसेप्शंस वाले की मदद से, और वो लोग ये बात अभी किसी को नहीं बताते। और फिर सीन युनसियो और जिया की तरफ जाता है और युनसियो जिया को कह रही होती है कि हमें उन डेड बॉडीज को फ्रीजर में रखना होगा, जिस पर जिया युनसियो को समझा रही होती है कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। मगर युनसियो कहती है कि यहाँ पर बहुत गर्मी है, हम इनकी बॉडीज को ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। और फिर युनसियो अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ मिलकर वॉशरूम में जाती है और सबसे पहले उन डेड बॉडीज की पिक्चर क्लिक करती है। और जब वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे वहाँ पर उस जूहन का फोन मिलता है, लेकिन वो फोन अब काम नहीं कर रहा था। उसके बाद उसे वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर दिखता है जिसमें खून लगा हुआ था। वो जल्दी से दोबारा जूहन की बॉडी के पास आ जाती है
और सबसे कहती है कि चोट सिर्फ जूहून के सर पर लगी है और अगर किसी और ने इसे मारा होता तो ये खुद को डिफेंड जरूर करता, जिस पर उसके हाथ और बाजू में भी चोट लगती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर युनसियो कहती है कि जूहून माफिया ग्रुप में था क्योंकि वो हम सबसे पहले जाग गया था। और फिर इस पर दाब्योम कहता है कि अगर जूहून माफिया ग्रुप में था तो माफिया मेंबर ने उसकी जान क्यों ली। दूसरी तरफ हम जूनी और बाकी सबको देखते हैं। वो माउंटेन की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी एकदम से नाही का पैर फिसलता है, जिसकी वजह से उसके पाँव में मोच आ जाती है। और फिर सोमी नाही से पूछती है कि क्या वो ठीक है, और नाही कहती है कि हाँ वो ठीक है। दूसरी तरफ हम युनसियो और बाकी सबको देखते हैं जो कि डेड बॉडीज को लेकर फ्रीजर के सामने रखते हैं। अभी भी जूहून का फोन चल नहीं रहा होता है और फिर युनसियो उसका मोबाइल ले लेती है और फिर वो लोग फ्रीजर को -10 डिग्री में रखते हैं। और फिर दाब्योम कहता है कि मेरे फोन की बैटरी 56% है, जबकि मैंने इसे चार्ज भी नहीं किया। क्या तुम लोगों के फोन में भी इतनी ही % बैटरी है? जिया भी जब अपना फोन चेक करती है तो उसके फोन में भी 56% चार्जिंग थी। इसका मतलब उनके फोन्स उनके कंट्रोल में नहीं है। और जब जिया और युनसियो वहां से जा रही होती है कि तभी युनसियो को दोबारा से वही आवाज आती है। फिर वो वॉशरूम का बहाना करके चेक करने के लिए चली जाती है और वो जाकर जब बेसमेंट को चेक कर रही होती है तो तब उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़ती है मगर वहाँ कोई नहीं होता और वो फिर एक रूम में जाकर चेक करती है मगर वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। और वो जैसे ही उस रूम से बाहर आती है कि तभी एकदम से सारी CCTV कैमरास ऑन हो जाते हैं। युनसियो अपने रूम में आ चुकी थी और जिया का भी लैपटॉप काम नहीं कर रहा होता है और ना ही वो लोग अपने फोन को कंट्रोल कर पा रहे थे। और युनसियो जिया से कहती है कि जैसे ही मोबाइल के ओनर की डेथ होती है तो उनके मोबाइल्स भी वर्क करना बंद कर देते हैं। फिर युनसियो जिया से कहती है कि हायुल ने कहा था यहाँ पर कोई गोस्ट है और वो मुझे दिखाई भी दे रहा है, जिस पर जिया युनसियो से कहती है कि वो बस तुम्हारा कोई वहम होगा। दूसरी तरफ हम जुनी और बाकी सबको देखते हैं, उन्हें हर तरफ से रास्ता बंद ही मिल रहा होता है। तभी वो राम अपना कैमरा निकालता है और सामने वाले माउंटेन की तरफ देखता है कि वहाँ पर 2 लोग हैं और वो ये बात उन सभी को भी बताता है। फिर वो सभी जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम सोमी और दोयंग को देखते हैं। दोयंग सोमी से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर लाइन नहीं है। उसके बाद वो दोनों उधर जाने लगते हैं। दूसरी साइड वो राम यह नोटिस करता है कि वो लोग तो स्टैचू की तरह खड़े हैं। उसके बाद वो कुछ परिंदों को देखता है जो कि सेम हवा में स्टैचू की तरह एक जगह थे। फिर उन्हें पता चलता है कि ये सब बस उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है। और दूसरी साइड दो यंग लाइन्स को देख ही रहा होता है कि सोमी उससे कहती है कि उसे थोड़ा और आगे जाकर लाइन को देखना चाहिए, जिस पर वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसका पाँव फिसल जाता है और वो लाइन को क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से अब वो गेम से बाहर हो चुका था। अब तक जुनी और बाकी लोग भी वहां आ चुके थे। वो सभी उसे उस लाइन के अंदर आ जाने को कहते हैं, पर दोयंग को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उसकी भी आंखें सफेद हो जाती है और वो फिर बहुत ब्रूटल तरीके से अपनी आइस को अपने हाथों से निकाल देता है। उसके बाद उसकी गिरने की वजह से मौत हो जाती है। बाकी सब बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं और यहाँ पर हमारा ये पार्ट एंड होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।